नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी से अब न देश संभल रहा है, न अपनी पार्टी उनसे संभाली जा रही है। ये बात लगातार साबित भी हो रही है। पेपर लीक, राम मंदिर में हो रही चोरी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर जमीन खरीद में लगे भ्रष्टाचार के आरोप, क्षेत्रीय दलों को तोड़ना, इन सारे मामलों में बीजेपी के पास अपनी सफाई में कहने के लिए खोखले तर्कों के अलावा और कुछ नहीं बचा है। और मोदी भी अब इसमें अपने साथियों का बचाव किसी भी तरह नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इस समय पेपर लीक के मसले पर तो मोदी और धर्मेंद्र प्रधान फंसे ही हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में यह मान लिया कि जिन छात्रों की मौत हुई है उसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। जब जिम्मेदारी मानी है तो फिर अपने पद पर किस हक से बने हुए हैं, यह सवाल उठ रहा है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने कोटा में राहुल गांधी की छात्रों की गूंज सभा के लिए यह कह दिया कि वहां दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी। सोचिए, छात्रों को आतंकवादी हमारे शिक्षा मंत्री बता रहे हैं। कांग्रेस ने इसे मोदी और धर्मेंद्र प्रधान दोनों की बेशर्मी बताया है। आइए जरा सुनिए इस मैसेज को देखिए क्या है। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है और वो है आंदोलन जीवी। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। राहुल गांधी पे जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए। एक आंदोलन जीवी कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो कोटा में जाते हैं, कोटा जाते हैं दहशतगर्द खड़ा करने के लिए। मतलब ये कि छात्रों से जिनसे राहुल गांधी ने बात की, क्या वो दहशतगर्द थे? और दहशतगर्द का मतलब क्या होता है? दहशतगर्द का मतलब होता है आतंकवादी, आतंकवाद, आतंक फैलाने वाला। आतंकवादी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टेररिस्ट। क्या टेररिस्ट बना रहे हैं राहुल गांधी? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को भी देना चाहिए जब देश का शिक्षा मंत्री राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। तो मोदी ने संसद में जब आंदोलन जीवी जैसा शब्द इस्तेमाल किया था तो उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। उस समय पश्चिम बंगाल चुनाव भी बीजेपी हार गई थी। इस बार पश्चिम बंगाल तो जीत लिया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और पंजाब सामने हैं। जिन छात्रों को सारी सुविधाएं, संसाधन और बेहतर भविष्य का हक सरकार को देना चाहिए, उसे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और उस पर तुर्रा ये कि राहुल गांधी दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं, आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, या राहुल गांधी टेररिस्ट बना रहे हैं। अगर प्रधान अपने बयान पर टिके हैं तो क्यों नहीं राहुल गांधी को इसी नाम पर गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वो आतंकवादी तैयार कर रहे हैं? यह छोटा मोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है कि राहुल गांधी देश में आतंकवादी तैयार कर रहे हैं। अभी तक तो यह सुना जाता था कि पाकिस्तान में कोई आका बैठा हुआ है, वो वहां आतंकवादी तैयार करता है और वो भारत भेजता है, भारत में आतंक फैलाने की कोशिश होती है उसके जरिए। लेकिन अगर देश में विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष दहशतगर्द बना रहा है, आतंकवादी बना रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान या नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? अपने हक की बात के लिए किसान आगे आए तो उन्हें खालिस्तानी कह दो, छात्र आगे आए तो उन्हें आतंकवादी कहो। इस सरकार का कुल जमा हासिल यही है दोस्तों कि आपको किसी न किसी नाम से, अगर मैं बोल रहा हूं तो अर्बन नक्सल हो जाऊंगा, आप कुछ कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं तो अर्बन नक्सल हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएंगे, आंदोलन में अगर शरीक हो गए तो आप आंदोलन जीवी हो जाएंगे, परजीवी हो जाएंगे। और अब तो कोर्ट का कॉकरोच कहता ही है। बाकी जनता के पास जो कुछ हासिल था, यानी उसकी जमा पूंजी, वो नोटबंदी, लॉकडाउन, इन सब में, ऐसे फैसलों में निकल गई। ले देकर राम के भरोसे पर जनता जो है वो टिकी है। तो अब राम मंदिर में भी चोरी करके उसे सहारे को भी छीन लिया गया है। जब मोदी की निगरानी में बने मंदिर, राम मंदिर में करोड़ों रुपए चोरी हो सकते हैं, तो बाकी मंदिरों का क्या हाल हो रहा होगा, अब यह आशंका खड़ी हो गई है। राहुल गांधी पर आरोप लगाने वाली मोदी सरकार खुद बीजेपी शासित राज्यों में चल रही अवैध गतिविधियों पर कब मुंह खोलेगी, यह देखना होगा। जैसे अभी बिहार के मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, माफी चाहूंगा, एक दोना निर्माण फैक्ट्री में बंधुआ मजदूरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए 12 मजदूरों को बंधन मुक्त किया है। बंधुआ मजदूरों को राहुल गांधी ने इसे धराशायी अर्थव्यवस्था का मलबा बताया है। राहुल गांधी ने लिखा है, एक बहुत ही यहां झकझोर देने वाला यह ट्वीट है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मुजफ्फरनगर में मजदूरों की बंधुआ मजदूरी का मामला बेहद चौंकाने वाला है।
बिना मजदूरी दिए काम करवाने के अलावा मजदूरों को कुत्तों से कटवाया गया, भाले से गोदा गया, कोड़े मारे गए और उन्हें मवेशियों का चारा खिलाया गया। यह इंसानी गरिमा पर हमला है। पीड़ितों को न्याय के साथ पुनर्वास और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही हमें यह भी पूछना जरूरी है कि मजदूर ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में किन मजबूरियों में फंस जाते हैं। जब रोजगार खत्म हो जाते हैं, आमदनी ठहर जाती है और सबसे कमजोर वर्गों के लिए बने मनरेगा और श्रम कानूनों जैसी सुरक्षाएं कमजोर कर दी जाती हैं तो हताशा बढ़ती जाती है। जिन लोगों के पास कोई और विकल्प या सुरक्षा नहीं होती, वो ऐसे शोषण का आसान शिकार बन जाते हैं। यह कोई आम आपराधिक घटना नहीं है, यह एक धराशायी हुई अर्थव्यवस्था का मलबा है। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं और आप समझ लीजिए कि बंधुआ मजदूर दोना बनाने वाली फैक्ट्री मुजफ्फरनगर की घटना और उसको खाना क्या खिलाया जा रहा है तो मवेशियों का चारा। उसको उन 12 मजदूरों को कुत्तों से कटवाया जा रहा है, उन मजदूरों को भाले से गोदा जा रहा है। थोड़ा भी अगर कोई भी संवेदनशील इंसान हो तो सिहर जाए। लेकिन आखिर इस ढंग से ये है नए भारत, न्यू इंडिया की पहचान यही है, यही न्यू इंडिया की पहचान है। जरा सोचिए, पता नहीं मोदी बार बार किस विकास की बात करते हैं और खुश होते हैं। क्या उन्हें आम जनता की ऐसी दुर्दशा दिखाई नहीं देती? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। वैसे मोदी को अपने ही मुख्यमंत्रियों के कारनामे भी शायद दिखाई नहीं देते। मध्य प्रदेश में मोहन यादव पर इंडियन एक्सप्रेस ने खोजी रिपोर्ट छापी और कांग्रेस ने सवाल उठाए तो इसे जाति विशेष से बीजेपी जोड़ रही है। क्या भ्रष्टाचार के मामलों से बीजेपी ऐसे ही निपटेगी? आज इस बारे में जीतू पटवारी और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू पटवारी ने इस खुलासे में क्या कुछ कहा है और भी नए खुलासे किए हैं। आइए जरा एक छोटी सी बानगी आपके सामने पेश करता हूं। आप जानते हैं जीतू पटवारी जो हैं वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। एक ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। धर्म के नाम पर भी लूट इनकी जग जाहिर है। इसी बार नहीं, ये राम मंदिर के चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 30 साल से कर रहे हैं। ईंट ला गए, ईंट ले ली, ईंट कहाँ है पता ही नहीं चली। 30 साल में ईंट अगर बाहर रख दो तो अपने आप ही झरझर हो जाती है। जब से पैसा ले रहे हैं, आज तक चंदा आता उसको भी खा रहे हैं। ये बात तो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में राम भक्तों की, जो आध्यात्म की, सनातनियों की भावना के साथ भी ये खेलते हैं, वोट भी लेते हैं और करप्शन भी करते हैं। तो स्वाभाविक है हमारे फिर से कुछ सवाल है। क्यों दी 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन मुख्यमंत्री को सार्वजनिक करना चाहिए? ये नया, ये कोई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का आधार नहीं है, ये नया सवाल है। दूसरा, यदि रिपोर्ट झूठी है इंडियन एक्सप्रेस की तो एफआईआर क्यों नहीं कराई? उस पर मुकदमा क्यों नहीं किया? उस पर मानहानि क्यों नहीं लगाई आपने? 30 घंटे बीत गए, एक सवाल भी क्यों नहीं किया उनसे? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल था जमीन का, बात कर दी जाति की। क्या ये नैरेटिव है इनका? ये सोच है, ये मानसिकता है? मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के, मैं ओबीसी का हूं, तो क्या मेरी हिस्सेदारी, मेरे वर्ग की हिस्सेदारी उसके आर्थिक तंत्र से नहीं है? चोरी उनके हिस्से की नहीं हुई? मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जमीन खरीदी गई, एकदम से इतनी तेजी क्यों आई? इनकम के सोर्स क्या थे? सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री के परिवार की भूमि खरीदी का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री आगे रह के नहीं करे, उनके परिवार को नहीं बिठाए, ऐसा कि साहब गोही से मैं ये बातें करना चाहता हूं, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री। आखिर मुख्यमंत्री कोई एक पार्टी का होता है क्या? प्रधानमंत्री किसी दल का होता है क्या? देश का होता है, प्रदेश का होता है। तो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर मैं ये कहूं कि आपकी छवि खराब हो रही है इस पूरे प्रकरण में, आप सार्वजनिक क्लियरिटी लाओ,
तो मैं मध्य प्रदेश की अस्मिता को बचाने की कोशिश करता हूं। उस पर यह दाग लगा है मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों पर कि यहाँ करप्शन सबसे ज्यादा है, उसको धोने के लिए मेरा प्रयास करता हूं। एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व निभाता हूं। हमारी पार्टी अपना दायित्व निभाती है, कांग्रेस अपनी बात कहती है, विपक्ष का दायित्व निभाती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमें 2 कौड़ी का कहती है। मुख्यमंत्री मुझे गालियां देते हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पे 500 करोड़ रुपए की जमीन 1 रुपए में दे दी गई। ये नया खुलासा यहां पर किया है जीतू पटवारी ने, कांग्रेस पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पवन खेड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो भ्रष्टाचार से लेकर लोकतांत्रिक मर्यादा की धज्जियां उड़ाने जैसे तमाम प्रकरण लगातार, तमाम मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इनमें कांग्रेस और इंडिया के साथी, इंडिया गठबंधन के साथी दलों ने तो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला ही है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। क्या इन सब के बाद अब मोदी के हाथों से सत्ता निकलने के संकेत और मजबूत हो रहे हैं? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, जरा स्क्रीन पर ले आइए, उनसे सबसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी और सुनील शुक्ला जी। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत है, इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। देश में कितनी अलग अलग घटनाएं घट रही हैं। लखनऊ में आपने देख लिया क्या हुआ, 15 बच्चे जलकर खाक हो गए। आपने उससे पहले यहां दिल्ली में देखा, साकेत में, मालवीय नगर, एक होटल में आग लगती है और वहां 23 लोगों की जान चली जाती है। ऐसी तमाम घटनाएं, जब घटनाएं होती हैं उसके बाद प्रशासन जो है वो तैयार होता है, थोड़ा सा रुकता है, ठहरता है, लेकिन फिर भी मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। बिहार में क्या होता है, भरत तिवारी के साथ एनकाउंटर कर दिया जाता है। वो एक सोशल वर्कर था, एनकाउंटर कर दिया जाता है, सरेंडर कर देता है वो, फिर भी उसके बाद एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है और इन सब के बीच नीट के, सीयूईटी के, यूपीएससी के, आरआरबी के, जितने भी जी के, इन सब के बच्चे जो हैं वो अकाल मौत को अपना रहे हैं कई जगह। 20 ऐसी घटनाएं आ गई सामने इसलिए। और इन सब के बीच हमारे देश के शिक्षा मंत्री को लगता है कि राहुल गांधी दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं, यानी आतंकवादी बना रहे हैं। आतंकवादियों को तैयार करने की फैक्ट्री कांग्रेस हो गई क्या? बड़ा सवाल है ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत झकझोर देने वाला ये सवाल है कि देश का शिक्षा मंत्री अगर ऐसा बयान दे तो फिर आगे कैसे देखा जाए। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं, फिर स्वामी जी आपके पास, प्रशांत जी आप तमाम साथियों के बीच आता हूं। प्रेम कुमार जी, और हमारे साथी उधर जंतर मंतर से जुड़ गए हैं, इकरार आपका भी स्वागत है। थोड़ा आप रुकिए, क्या कुछ चल रहा है आपके जरिए भी समझेंगे, और वहां भी गहमा गहमी कुछ और ढंग से है, आज वहां भी समझेंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी, ये राहुल गांधी दहशतगर्दों की खेप तैयार कर रहे हैं कोटा में जाके। अब कोटा के बाद वो जब प्रयागराज पहुंचेंगे वहां भी, जहां से हमारे साथी सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, अब ये बताएंगे कि कितने दहशतगर्द वहां तैयार होंगे। उसके बाद पटना में वही हाल होगा और दिल्ली में सब इकट्ठा हो जाएंगे नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारने के लिए। यही माना जाए? जी, शुक्रिया राजीव जी। आपने जिस तरह से बात को शुरू की वहीं से मैं पकड़ता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आंदोलनजीवी कहा था जो आंदोलन कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने दहशतगर्द भी कहा और दहशतगर्द पैदा करने वाला एलओपी भी कहा, दोनों बातें कही। और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो कॉकरोच ही कह डाला कि जिनको नौकरी नहीं मिलती है वो आवाज़ उठाने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हो जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं, उस थ्योरी को प्रूव करते हैं जो राहुल गांधी कहते रहे हैं कि हमारी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई एक पार्टी से नहीं है जो सत्ता में है। वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई उस पार्टी से है जिनके हाथ में सत्ता ही नहीं, देश की संवैधानिक संस्थानें हैं और कुल मिला के इंडियन स्टेट है।
तो इसलिए ये लड़ाई मुश्किल भी हो गई है कि आप पहले होता था कि कोई धरना देता था तो सरकार दबाव में आती थी, अनशन होने से सरकार भारी दबाव में आती थी कि किसी तरह से अगर अनशनकारी मर गया तो क्या होगा। तो लेकिन हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी, जिनको गुरु कहते थे, वो जीडी अग्रवाल जी 113 दिन अनशन करके गंगा के लिए मरते थे जी, चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके गुरु थे, गंगा के लिए मर रहे थे, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक महत्व की गंगा उस मुद्दे को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन देश के तमाम राष्ट्रवादियों को कुछ नहीं हुआ, किसी के कानों में जूं तक नहीं रही। तो आज हम उस परिस्थिति में पहुंचे हैं जहां के सत्ता और ये आंदोलनकारी ये आमने सामने हैं। आंदोलनकारी कौन है? जो कोई असंतुष्ट है, जो कोई असंतोष के कारण गुस्से में है, वो भले सड़क पर है या सड़क पर नहीं है। क्या राहुल गांधी ने जो जिस ट्वीट में जिन मजदूरों का जिक्र किया है, अभी अब से 1-1.5 घंटा पहले की ट्वीट में, मुजफ्फरनगर के, जिनको बंधुआ मजदूर बोल करके हम भूल जाते हैं, ये बंधुआ मजदूर आज के जमाने में क्या है? वो 12-13 लोग जो काम कर रहे थे फैक्ट्री में, उनके अगर मोबाइल छीन लिए गए, उनका अगर संवाद ही काट दिया गया, संपर्क ही काट दिया गया और फैक्ट्री के अंदर बंद कर दिए गए, अब उनको भाला घोंपिए या कुत्ता से कटवाइए, वो जो भी जुल्म हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं। ये चीजें तो किसी जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में ऐसा होता था बोल के फिल्मों में हम देखा करते थे, वो आज जिंदा तस्वीर बन करके, हकीकत बन करके हमारे सामने है। और ये है 21वीं सदी का भारत, ये है 2047 में हम ये बना देंगे और वो बना देंगे वाला भारत है। तो ये जो नजारा है, वो लोग भी आंदोलनकारी हैं, भले उनकी जुबान हमारे सामने नहीं आ पा रही, उनको कुत्ते से कटवाया गया या उनके साथ जो ज्यादतियां हुई, उनके लिए बोलना शुरू करना इस देश में अभी शुरू नहीं हुआ है। हम देखते हैं आंदोलन जो इस देश में आज भी जन्म लेता है, वो आंदोलन वास्तव में जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए या सीबीएसई के सवाल पर या पेपर लीक के सवाल पर, ये आंदोलन उन मुद्दों पर हो रही हैं जिनका मध्यम वर्गीय कनेक्शन है, जो एकदम डाउन ट्रोडन है, जो एकदम गरीब हैं। एक किसानों में भी, देश के सारे किसान आंदोलन में नहीं आ सके, उसमें भी आप पार्ट देखिए। आंदोलन करने में भी वही आ पाते हैं जिनमें कुछ क्षमता होती है, कम से कम पेट में अनाज होता है तभी आंदोलन कर पाते हैं। लेकिन जब पेट का अनाज भी छीन लिया जाए तो आंदोलन की शक्ति भी खत्म हो जाती है, जो कि हम मुजफ्फरनगर वाली घटना में देख रहे हैं। तो इस हालात में हम मध्ययुगीन और बल्कि उससे भी पुराने हालात में, मध्य युग तो यूं ही बदनाम है, उस बर्बरता के हालात में जी रहे हैं और इसको कोई देखने या मानने वाला नहीं। आंदोलन के खिलाफ में बोलना ये सबसे बड़ा अपराध है लोकतंत्र में। आंदोलन जीवी कहना ये सबसे बड़ा अपराध है लोकतंत्र में। और दहशतगर्द पैदा करना एक आंदोलन के हिसाब से अगर देखें तो ये सबसे बड़ा अपराध, और ये अपराध आज सत्ता कर रहा है, क्योंकि उनको अपनी सत्ता बचाने के लिए डरना पड़ रहा है कि कहीं ये आंदोलन बड़ा ना हो जाए। हाँ, ये लोग उनके लिए आतंकवादी हो सकते हैं, उनकी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं, वो मान रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं। उन्होंने आतंकवाद का मतलब बदल दिया। जो उनकी सरकार पर खतरा बने वो आतंकवादी है, जो उनकी सरकार के लिए दहशत पैदा करे, उनमें दहशत पैदा करे कि शिक्षा मंत्री तुम्हें इस्तीफा देना होगा, तो इसके कारण उनमें दहशत पैदा हो रहा है, इसलिए ये दहशतगर्द है। मैंने दहशतगर्द की परिभाषा को थोड़ा सा रिफाइन ट्यून किया है। अब दहशतगर्द का मतलब आप डिफेंड कर रहे हैं। अगर इसको देखा जाए तो आप शिक्षा मंत्री को डिफेंड करने लगे, भले ही परिभाषा बदल रहे हैं लेकिन आप डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड वाले मोड पे, डिफेंसिव मोड पे आप लेके चले गए और इसमें आप उनकी मदद ही कर रहे हैं शिक्षा मंत्री को। दहशतगर्द सीधा सीधा, प्रेम कुमार जी, दहशतगर्दी का मतलब है आतंक फैलाना, इसका मतलब ही आतंक फैलाना। और आप शब्दों का इस्तेमाल जी, मैं मजाक कर, मैं समझ रहा हूं कि आप कतई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं मजाक में कह रहा हूं कि भले हम लोग
कई बार होता है कि हम कुछ कहते हैं, हमारे कई लोग सोचते हैं अरे उस समय तो ऐसा कहा था आपने, हमको पकड़ लेते हैं। अब वो किस लहजे में किस हिसाब से कहा गया उसको वो नहीं देखते, इसलिए मैं टोका बीच में। प्रेम कुमार जी जी ऐसे मेरी बात खत्म है, चलिए। नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए, ये पूरा जो माहौल है, सरकार डरी हुई है, वास्तव में आंदोलन से डरती है, इसलिए आंदोलन जीवी बोलती है। और छात्रों को दहशतगर्द कहने लगी क्योंकि छात्रों के आंदोलन से डर लगने लगा। उनको अपने इस्तीफा देने का डर है, हो सकता है अगर ठीक ढंग से जांच हो तो जेल जाने का भी डर उनको हो सकता है। हालांकि आज के जमाने में मोदी सरकार में कोई है तो जेल जाने का उनको डर बिल्कुल नहीं है। वो इस्तीफा भी नहीं दे सकते, जेल भी नहीं जा सकते, उनके ऊपर कोई जांच भी नहीं हो सकती। भाई राम मंदिर में आप देख ही रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला सामने है, करोड़ों देशभक्तों की भावना को आहत किया गया है, लेकिन मजाल है कि कोई एफआईआर हो जाए। ये तो उल्टी गंगा बह रही है, पहले एसआईटी बनाओ फिर एफआईआर दर्ज करो। और उसके बाद जो मैं सुन रहा था, यति नरसिम्हानंद जैसे व्यक्ति, हालांकि बहुत नफरती व्यक्ति हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चंपत राय तो बिना लड़कों के सोते ही नहीं है, ये तो उस प्रजाति के हैं। इस किस्म की बातें वो कह रहे हैं। अब ये समझिए कि, और ये बात तो शंकराचार्य जी ने भी कही है कि चंपत राय विश्वस्त आदमी है, वो चोरी अपने लिए नहीं कर सकता है, वो चोरी जिसका विश्वास पात्र है उसके लिए कर सकता है। तो ये सारी बातें शंकराचार्य, संत, महात्मा सब लोग कर रहे हैं, और जांच हो ही नहीं रही है। जांच किसी बात की नहीं हो रही। भाई मध्य प्रदेश में घोटाला सामने आया, घोटाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोले, जब तक जांच नहीं होती तब तक हम घोटाला ना भी बोले, तो भी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका सबूत सामने है। लेकिन सरकार को लज्जा नाम की चीज नहीं है। एक बार भी न तो प्रदेश सरकार ने, न तो बीजेपी ने, न कोई आरएसएस ने, किसी को कोई चिंता नहीं है कि भाई आपकी पार्टी की सरकार की प्रतिष्ठा जा रही। उनको तो लगता है कि इस सरकार में प्रतिष्ठा बढ़ती है, इनके नाम से जितने घोटाले हो जाएं इनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते हैं। वो इस तरीके से ये सरकार चल रही है। अब जनता को एक इनोवेशन करना पड़ेगा कि भाई ऐसी सरकार को हम कब तक कैसे भुगतें और किस तरह से इनका मुकाबला करें। अब एक इनोवेशन की जरूरत है। अनशन करके जान देने से भी ये सरकार, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा स्वामी जी, ये दहशतगर्दी क्या सचमुच राहुल गांधी के ऊपर इतने आरोप लगते हैं? राहुल गांधी क्या नहीं उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। अब तो दहशतगर्दों की फैक्ट्री खोल रखे हैं। ये आरोप छोटा मोटा आरोप नहीं है। कैसे देखा जाए इसको? या तो जैसे राहुल गांधी ने इस पर कोई बात नहीं की, हम भी बात ना करें। लेकिन सवाल है कि देश का शिक्षा मंत्री, जिसके ऊपर ये गंभीर आरोप है कि पेपर लीक, एनटीए, चाहे मतलब नीट एग्जाम का मामला, चाहे वो दूसरे एग्जाम्स का मामला, शिक्षा नीति, इन तमाम चीज़ों की बात आ रही है, उनसे इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। और चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी मांगे, इंडिया गठबंधन मांगे, या जंतर मंतर पर कॉकरोच मांगे, लेकिन मांग तो रहे हैं। और इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि गलतियां हुई हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में। लेकिन आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आप बैठे हुए हैं और सीना ठोक के कह रहे हैं कि कोटा में राहुल गांधी दहशतगर्दों की फौज तैयार कर रहे हैं। तो फिर आगे कहां कहां फौज तैयार करेंगे? आप पहले रोक दीजिए ना, इससे तो देश को बहुत नुकसान होने वाला है। राहुल गांधी को आप रोक क्यों नहीं रहे हैं? वो इसके बाद प्रयागराज पहुंचेंगे, वहां हमारे सुनील शुक्ला जी हैं, उनको तकलीफ होगी फिर जब दहशतगर्द प्रयागराज में उतने हो जाएंगे। तो स्वामी जी देखिए राजीव जी, हमारे उत्तर प्रदेश की एक कहावत है कि जबरा मारे और रोने भी न दे। जबरा मारे, ये पूरे देश की कहावत जी उत्तर भारत में है जी। तो ये आज की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने बना दी है। मारेंगे भी, और अगर हम रोएंगे तो कहेंगे आप रो क्यों रहे हैं, आप जो है एक प्रकार से आतंकवाद फैला रहे हैं। भाई कौन है आतंकवादी? आज मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को सुन रहा था, शंकराचार्य को, वो हाथरस के अंदर थे। उन्होंने कहा, और ये बिल्कुल सही बात है, मैं कह रहा हूं आज की तारीख में मैं जितने व्हाट्सएप अंकल से भी बात कर रहा हूं, आजकल व्हाट्सएप अंकल भी पूरी तरह से मोदी जी के खिलाफ हो गए। और ये हो रहा है कि जिस तरह से इन्होंने
वहां पे बिहार के अंदर भरत तिवारी की हत्या की है, खुलेआम हत्या की है। और ये अब आरएसएस वाले ये कह रहे हैं कि साहब उसके बाद अवैध हथियार क्यों था। अरे अवैध हथियार का दंड जो है, गोली मार के आप उसको, एक आदमी को, निहत्थे आदमी को गोली मार देंगे, गुंडागर्दी करेंगे आप, और इसका इतना ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक चीज देखिए, राजीव कुछ कह रहे हैं राजीव जी जी जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। उधर बारिश शुरू हो गई है, इकरार बारिश में भीग रहे हैं। जरा मैं इकरार को कहूंगा जो जंतर मंतर पे हैं। इकरार, बारिश तेज हो रही है क्या? जी बिल्कुल राजीव जी, अभी तुरंत जो है बारिश एकदम तेजी से बारिश होने लगी है। और पीछे जो स्टेज है, स्टेज का, और तेज हवा यहाँ पर एकदम शुरू हुई है, जिसके साथ ही पीछे जो पंडाल लगा हुआ था स्टेज का वो भी हट गया है और बारिश लगातार जो है वो हो रही है, मतलब तेजी से बारिश जो हो रही है। जी तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप राजीव जी ये बताना चाहता हूँ कि लगातार जो, हाँ बोलिए 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 आप। जी 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 राजीव जी, लगातार जो, अगर हम आंदोलन की बात करें तो आज 5वां दिन इस आंदोलन का था, और लगातार आंदोलन से जो है नए नए लोगों का मिलना, जो जुड़ना है वो शुरू हो गया है। आज जो यूट्यूब पर जो शिक्षक है, जो कि काफ़ी फेमस शिक्षक है, जिनके लाखों मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो इस मंच से जुड़े हैं। और लगातार वो ना सिर्फ इस मंच से लाइव कर रहे हैं, बल्कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी वो लोग लाइव कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि छात्रों की जो आवाज़ है वो कहाँ तक आ जाएगी। मेरे पीछे विजेंद्र चौहान है, वो उन्होंने कुछ देर पहले संबोधित किया। उससे पहले जब आप खुद यहाँ आए थे तो अभिनव सर है, जो मैथ टीचर के नाम से जाने, अभिनव शर्मा मैथ्स के टीचर हैं, अभिनव शर्मा मैथ्स के टीचर हैं। लेकिन इकरार रोकना चाहूंगा आपको। आप चले जाइए जरा, जहां बारिश की बूंदें आपको परेशान न करें, यानी थोड़ा अगर छाता का इंतजाम हो तो उसका इंतजाम कीजिए, और कहीं किनारे चले जाइए क्योंकि भीग रहे हैं आप, और फिर आपसे और भी जानकारी लेते हैं। आज मैं भी वहां गया था और यही समझने के लिए गया था, स्पेशली हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी वहां गए थे। हम लोग ये समझने के लिए गए थे कि आखिर आज 5वें दिन ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, उस पर भी बात हम करेंगे, उस पर भी करेंगे बात। तब तक इकरार और हमारे साथी तमाम, स्टेज जो है वो गिर गया है तेजी से हवा के कारण। आज ही इन लोगों ने वो ऊपर शेड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो आंधी और बारिश के कारण वो दिख रहा है साफ साफ। अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन ये लोग पानी में रेन डांस कर रहे हैं। ये देखिए, रेन डांस हो रहा है, बारिश हो रही है। चलिए, ये भी मज़ा एक अलग है और ज़रूरी भी है, हौसला अफजाई होना चाहिए, ये सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन हम यही चर्चा भी कर रहे हैं, यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, इस पे भी आएंगे, इस जंतर मंतर पे भी आएंगे। लेकिन अभी ज़रा राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी नहीं बल्कि देश के शिक्षा मंत्री जो सुर्खियों में हैं, और इन सुर्खियों के बीच उन्होंने जैसे ही नीट का एग्जाम खत्म हुआ उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी पे बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, और इसीलिए इन आरोपों पर चर्चा होना लाजिमी है, ज़रूरी है। और स्वामी जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, तब तक हमारे साथी उधर कहीं किनारे, कहीं पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उनको जोड़ेंगे। जी देखिए राजीव जी, दहशतगर्दी कहा किसे जाता है? दहशतगर्दी कहा जाता है जब हमारे देश के युवा बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं, वो प्रदर्शन करने आते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है, या अग्निवीर के लिए प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें पीटा जाता है। जब हमारे देश के किसान अपने राजधानी में आने का प्रयास करते हैं तो उनपे रास्ते में कीलें गाड़ दी जाती हैं, और उनमें 550 किसानों की हत्या हो जाती है। दहशतगर्दी उसको कहते हैं जबकि पुलवामा के अंदर हमारे 40 जवानों की हत्या हो जाती है, वहां पे आरडीएक्स लाया जाता है। ये जांचने का प्रयास नहीं होता कि आरडीएक्स क्यों आया, कैसे आया, 10 दिन तक वहां पे आरडीएक्स लेके जीप कैसे घूमती रही, ये नहीं पता चलाने का प्रयास होता है कि पहलगांव के अंदर हमारे 26 जवानों की शहादत कैसे हुई। दहशतगर्दी उसको कहते हैं कि लखनऊ के अंदर एक ऐसी इमारत जो कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था और रेजिडेंशियल एरिया में बना हुआ था, बच्चे झुलस झुलस के मर जाते हैं। दिल्ली के अंदर दहशतगर्दी उसको कहते हैं, उस होटल को बेईमान लोगों ने, डबल इंजन की सरकार के लोग उस होटल को परमिशन दे देते हैं जिसमें एक सकरी केवल एक सीढ़ी होती है और वहां पे कोई अग्निशमक का वो नहीं होता, इसको कहते हैं दहशतगर्दी। देखिए और एक चीज बिल्कुल देखिए राजीव जी, अब मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, अब मेरा भारतवर्ष, अगर हम लोग देश की जनता नहीं जगी, बिल्कुल पुतिन के और शी जिनपिंग के रास्ते में चल रहा है। मोदी जी आजीवन देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं अगर देश की जनता नहीं जागी। और जिस प्रकार से एलिनो फैक्टर चल रहा है, इतनी ज्यादा भयंकर यहाँ भुखमरी मरने वाली है, हमारी देश की जनता का कर्तव्य है कि बाहर आए।
और एक और बात राजीव जी मैं कहता हूं, आज मेरे को अखिलेश यादव कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, अखिलेश यादव ने जो स्टेटमेंट मोहन यादव के बारे में दिया है मैं उसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं। जो उन्होंने कहा कि देखिए मोहन यादव का मामला केवल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मान लीजिए राजीव जी, आपकी वहां पे उज्जैन के अंदर जमीन होती 100 एकड़ और आपको न पता होता कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, यहाँ पे कमर्शियल एरिया बनने वाला है। मान लीजिए 10,000 रुपए गज वहां पे रेट होता, मोहन यादव जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके पास आते हैं कि राजीव जी मैं आपको 15,000 रुपए देता हूं, ये जमीन मुझे दे दो, आप 100 एकड़ जमीन उनको दे देते, वहां फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले आते, उसको कमर्शियल एरिया डिस्कस कर देते, वहां पे रोड बना देते और उसको 1 लाख रुपए गज में बेच देते। आपके साथ धोखाधड़ी हुई कि नहीं? बिल्कुल। आपके साथ जिन लोगों ने बेची है जमीन उनको धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए कि नहीं? फिर उसके बाद ये बताइए, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं कि नहीं? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपको शेयर के या किसी प्रॉपर्टी या किसी एसेट के बारे में ऐसी जानकारी है जो सबको नहीं है और उसका फायदा उठा के आपने पैसा कमाया। मोहन यादव के लिए जो अखिलेश यादव ने कहा वो रियल एस्टेट एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट है और उनको हटाने के लिए एक कुचक्र चल रहा है। मैं अखिलेश यादव से निवेदन करूंगा, यादववाद को छोड़ दीजिए। इस प्रकार के स्टेटमेंट देख के आप इंडिया गठबंधन को नुकसान करते हैं, बुरा लगे अच्छा लगे। और जो इन्होंने वहां पे बिहार के अंदर एक ब्राह्मण की हत्या की है, खुलेआम हत्या की है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो बात कही है बिल्कुल सही है। आज के तारीख में ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा इनको वोट दिया है और ब्राह्मणों की जिस प्रकार से हत्या हो रही है, उनके पर अत्याचार हो रहा है। एक और जो हमारे फिल्म के कलाकार हैं उनके भाई पे जानलेवा हमला हुआ है बिहार के अंदर। तो असली जंगल राज आज बिहार के अंदर दिखाई पड़ रहा है, लूट राज आज मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई पड़ रहा है। अयोध्या में जैसे लूट मची है, वहां पे महाकाल के अंदर मची हुई है। और जिस प्रकार से हर जगह 200 किलो चांदी किसी आदमी ने भेंट की, अब वो सिंधी समाज के लोग कह रहे हैं ये जो आदमी है चंपत राय बंसल, अब ये फोन नहीं उठा रहा, ये रसीद इसने नहीं दी है। 200 किलो चांदी की कीमत निकाल लीजिए। और आरएसएस के लोग अब ये कहते फिर रहे हैं अरे भगवान की संपत्ति थी, भगवान ने खा ली, इसमें क्या परेशानी है? या भगवान की सेवा करने वालों ने खा ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता, जो धर्म भीरू जनता है, जो भगवान को मानते हैं, मैं भी भगवान को मानता हूं, अब मंदिरों में जाके आप लोग पैसा न चढ़ाएं, आभूषण न चढ़ाएं, केवल फूल चढ़ाएं और मिठाई चढ़ाएं, फल और फूल चढ़ाएं, पैसा न चढ़ाएं। आप देखिएगा मंदिर इन्होंने बनवाई इसीलिए है। और यही पैसा, एक लास्ट बात कहता हूं, जो वहां राव साहब हैं, जो बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिनके भतीजे बोरों से पैसा लेके जाया करते थे, वो किनके पास जाते थे वो भी आपको खबर होगी, आरएसएस के नंबर 2 के पास जाते थे। इसका मतलब बोरों का पैसा कहां जाता था, कैसे जाता था? इसीलिए जो खड़गे साहब के बेटे वहां पे कह रहे हैं, प्रियांक खड़गे, आरएसएस को अपने हिसाब देना होगा, कहां से पैसा आया और कहां गया। अगर पैसे का स्रोत पता चल गया, 80% पैसा हमारे मंदिरों में जहां हमने दान दक्षिणा चढ़ाई है उसको लूट के इन्होंने ऑफिस बनाए हैं और बड़े बड़े एमपीज को 50-50 करोड़ में खरीदा है। ये स्रोत का पता होना चाहिए। और एक बात जनता से निवेदन करता हूं, राहुल गांधी से, अखिलेश यादव सबसे निवेदन करता हूं, अगर आप सड़क पे नहीं उतरे या तो आप जेल के अंदर होंगे और पुतिन और शी जिनपिंग जैसा सरकार हमारे देश के अंदर आ जाएगी। इसलिए सावधान रहिए। और अखिलेश जी, इस प्रकार का मोहन यादव का सपोर्ट केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज के आते हैं। ये समाज का प्रश्न नहीं है, ये देश का प्रश्न है। वहां पे धोखाधड़ी हुई है, मोहन यादव ने की है और इसके बारे में उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए और देश की जनता को बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आता हूं, लेकिन जल्दी से जरा उधर चलते हैं हम इकरार के पास। और बारिश हो रही है, इकरार आप सुन रहे हैं, बारिश हो रही है और भीड़ जमी हुई है, युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही है खासकर। और इस वक्त शाम का वक्त है और ठीक ठाक कुछ डांस करते हुए भी नज़र आ रहे थे। थोड़ी देर पहले रेन डांस कर रहे थे और मज़ा लेना चाहिए। बारिश की फुहारें हो, तेज़ गर्मी हो और उसके बाद बारिश की फुहारें हो तो फिर मज़ा तो आता ही है भीगने में। क्या चल रहा है वहाँ पे, कौन कौन? अभी आप बता रहे थे कि अभिनव शर्मा शायद हैं, वो मैथ्स के टीचर हैं, कोचिंग सेंटर है, वो आए हुए थे। और कौन लोग हैं? जी राजीव जी, देखिए जो माहौल है, जब आप आए थे जिस समय
कि यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। पसीने से जो है शर्ट भीग गई थी थोड़ी देर में, और जो है इस तरीके का जो एक माहौल था, बिल्कुल उमस भरी गर्मी। वहीं अभी जैसे ही हमने लाइव शुरू किया, तेज़ हवा चली एक बार फिर, और स्टेज को जो स्टेज के ऊपर जो शेड लगा था उसको हटा दिया। लेकिन अब बारिश हो रही है और जितने प्रदर्शनकारी हैं इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और खुद अभिजीत दीप के हैं वो स्टेज पे खड़े होके, और जो तमाम जो शिक्षक हैं जो आए हैं, अम्बेडकर कॉलेज से भी कुछ शिक्षक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं उनसे भी कुछ शिक्षक हैं वो भी यहाँ आए हैं। यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं छात्रों को वो शिक्षक तो आए हैं, उनके साथ साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजेस हैं उनसे जुड़े शिक्षक भी यहाँ आए हैं। यानी ऑन ड्यूटी होकर आज जिस तरह की वो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें अगर शामिल हो रहे हैं, तो आप राजीव जी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कहाँ चली गई है। क्योंकि कोई लोग जब शिक्षक है तभी ये एक तरह से जो ड्यूटी पर होते तभी निकलते हैं कि जब अब शिक्षा का जो है स्तर बहुत ही जो गर्द में एक तरीके से चला जाए। क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार चाहे नीट के पेपर लीक हो या तमाम तरीके के पेपर लीक हो, वो जब इस तरीके का माहौल हो तो सबका एकजुट होना वो लाजमी है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ बारिश में स्टेज पर बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद शिक्षक डटे हुए हैं। राजीव जी, मैं ये एक जानकारी सबसे बड़ी ये है कि अब ये जो आंदोलन है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का जब से बयान आया, उस बयान के बाद तमाम दीप के जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो हमें आतंकी बता रहे हैं, जबकि 17 जो स्टूडेंट है, 17 से 18 स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड किया है, उनकी मौत के जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। तो आतंकी हम शिक्षक नहीं, हम छात्र नहीं, बल्कि वो खुद हैं। तो इस तरीके की जब बात होने लगे, उसके साथ साथ जो है अब जो विभिन्न खाप हैं, जो चाहे उत्तर प्रदेश की खाप की बात कर लो या विभिन्न राज्यों की आप खाप की बात कर लो, उनका अब 28 जून को यहाँ जंतर मंतर पर जुटने का जो है वो ऐलान किया गया है। यानी अब ये जो आंदोलन है वो राजीव जी 1-2 दिन का नहीं, अब ये लंबा ये आंदोलन चलने वाला है। और जो छात्र जो डटे हैं, छात्रों के साथ साथ अब पहले नीट के छात्र यहाँ डटे हुए थे, अब जो है यूपीएससी के छात्र हैं वो आ गए हैं। सी सेट को लेकर छात्रों ने तमाम तरीके के जो आरोप लगाए सरकार पर कि सी सेट जब से आया है तब से जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो बहुत परेशान हैं, उनका जो है वो क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कल हमने एक छात्र से बात करी जिसका लास्ट अटैम्प्ट था, उसने कहा कि इस बार जो यूपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने खुद माना कि इस बार पेपर टफ था। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब चेयरमैन इस बात को मान रहे हैं कि पेपर टफ था, तो हम लोग ऐसे लोग जिनका हमारा आखिरी अटैम्प्ट था, हमने ज़िंदगी भर यूपीएससी क्लियर करने के लिए लगा दी, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरीके का पेपर सेट किया गया कि खुद जो चेयरमैन है वो भी इस बात को लेकर बार बार बातें कह रहे हैं कि वो टफ था। तो कहीं ना कहीं इस तरह से छात्रों में एक तरह से गुस्सा है। आप खाली नीट के छात्रों की अगर नीट के छात्रों के अलावा जो है यूपीएससी के छात्र हैं और तमाम जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं उसको लेकर छात्रों में लगातार गुस्सा है। और ये इस गुस्से के वजह से ही विभिन्न राज्यों से, चाहे हरियाणा की बात कर लीजिए, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, सभी छात्र लगातार इस प्रदर्शन में जुटते जा रहे हैं। जी राजीव जी के साथ और आगे बढ़ते हैं, आप बने रहिए और थोड़ा बारिश से बचने की कोशिश कीजिए, भीगे मत। और प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, ओवरऑल अगर देखा जाए प्रशांत जी, तो जंतर मंतर आप भी देख रहे हैं, आज भी आप भी गए थे, और हम लोग तो एक खुद को वहाँ ऑब्जर्व करने के हिसाब से कि क्या चल रहा है, ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, ये सब देखने के हिसाब से वहाँ जाना ज़रूरी है ताकि हम एक फ्रेश और विश्लेषण कर पाएँ, ईमानदारी के साथ विश्लेषण कर पाएं। लेकिन दूसरी तरफ देश में, और उसमें भी एक राहुल गांधी ने जो आंदोलन छेड़ रखी है, उस आंदोलन से क्यों इतनी परेशानी है सरकार को? प्रमुख विपक्षी दल है, हो सकता है परेशानी हो, कहा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल शब्दों का इस्तेमाल से लेकर और लगातार जो घटनाक्रम है और उसमें जंतर मंतर, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात की धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के पके हुए नेता हैं। इनकी जिंदगी बीत गई है उर्दू का विरोध करने में। ये उर्दू के लिखे हुए होर्डिंग्स पे कालिक पोतते हैं ये लोग, फिर उर्दू का शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और हम उनके इस भुलावे में क्यों आ जा रहे हैं? दहशतगर्द का मतलब होता है आतंकवादी।
धर्मेंद्र प्रधान इतिहास में और दुनिया में पहले शिक्षा मंत्री हैं जो छात्रों को आतंकवादी कह रहे हैं। बहुत शर्मनाक है। उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, छात्रों से, छात्रों के अभिभावकों से, उनके शिक्षकों से। आप देश के भविष्य को आतंकवादी कह रहे हैं। ये क्या है? ये भारत को आप क्या बताना चाहते हैं? ये कोई तालिबान है? ये छात्र, ये कौन लोग हैं? ये जो डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर पढ़ाई कर रहे हैं, जो पत्रकार बन रहे हैं, जो वकील बन रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, जो काम धंधे कर रहे हैं, किसी भी कोई हुनर सीख रहे हैं, ये आतंकवादी हैं। ये बच्चे वहां पे जो जंतर मंतर बारिश भीग रहे हैं, ये आतंकवादी हैं। राजनीति की कोई रेखा तो होगी किसी को। और ये अचानक ऐसे कोई रैली में आवेश में नहीं निकल गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंटरव्यू में बात कही, और इंटरव्यू बहुत समय के बाद उन्होंने दिया है, इसमें वो कंट्रोवर्सी चल रही है तब। यानी बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन किया गया है, योजनाबद्ध तरीके से, कि आतंकवादी कहेंगे, टेररिस्ट कहेंगे तो क्या इम्पैक्ट होएगा, तो उसको उर्दू का शब्द इस्तेमाल कर लो। बीजेपी को, आरएसएस को उर्दू से प्रेम हो गया इतना, बड़े आश्चर्य की बात है। तो सीधे सीधे उन्होंने छात्रों को आतंकवादी कहा। आप देखिए डटे हुए सब, आप देखिए विजुअल, देखिए वहीं के विजुअल हैं। तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश, डटे हुए हैं, वहां से हट नहीं रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं, स्टेज पे भी और नीचे भी। जब मैं गया था तो बहुत गर्मी थी वहां पे, बहुत। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। देखिए, दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं। मोहन यादव जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, उस पर मैं बात रखूंगा अपनी, कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता अपने आप को साबित कर रहे हैं। लेकिन दो बड़ी घटनाएं इस देश में हो रही हैं, और उसका विश्लेषण बड़ा जरूरी है। वो घटनाएं क्या है? एक हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, छात्रों का, किसानों का, मजदूरों का, शिक्षकों का और पेरेंट्स का भी। अभिभावकों से बात कीजिए, मैं तो अभिभावकों, वहां पे अभिभावक भी आते हैं, उनसे ही बात करता हूँ। और उसके ये सारी चीजों के सोशल मीडिया या इनके डिजिटल मीडिया में जो न्यूज आ रहा है उसको देखिए। जो राहुल गांधी या दूसरे विपक्ष के नेता आंदोलन कर रहे हैं उसको देखिए आप। तो देश में एक डेफिनेट मूड है कि देश की जनता संवैधानिक लोकतंत्र पे आने वाले खतरे को भांप रही है और उसके खिलाफ एकजुट हो रही है। ये प्रोसेस है जो हम देख रहे हैं, और ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा, ये पीछे आने वाला नहीं है। मैं जब छात्रों से वहाँ बात करता हूँ जंतर मंतर पे, तो उनकी जो फिक्र है वो केवल नीट तक या पेपर लीक तक, धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं है। वो पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो नफरत फैलाए जाने के कारखाने की बात कर रहे हैं, वो संवैधानिक लोकतंत्र पे हमले की बात कर रहे हैं, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। तमाम बातें हो रही वहाँ। और दूसरा एक पक्ष तो ये है कि देश का एक मूड जो है वो डेफिनेट मूड दिखाई दे रहा है, और दूसरा एक पक्ष है कि पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, संख्या बढ़ाई जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा सोच रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं कि वो संख्या का इस्तेमाल करके हम आरएसएस का जो एजेंडा जो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया उसको करें? एक इंटरव्यू में जयराम रमेश ने कहा है, कांग्रेस के नेता, कि आरएसएस का एजेंडा है आरक्षण को खत्म करना। तो क्या आरक्षण को खत्म करने की कोई योजना बना रहे हैं? संख्या क्यों चाहिए? क्या ऐसा कुछ बिल लाने की कोशिश हो रही है कि चुनाव हो दिखावे के लिए और हम सत्ता में कब्जा करके बैठे रहें? क्या अडानी अंबानी के साथ मिलकर कोई योजना है? क्या आरएसएस के साथ योजना? जो मैं जिस बात को अलर्ट कर रहा हूँ, आगे आने वाले समय में, और समय का मतलब कि
कुछ महीनों और साल की बात नहीं, कुछ सप्ताह में हम देखेंगे कि कुछ बड़ी योजना सामने आएगी। जी। और वो बड़ी योजना भारत के लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात होगी। और दूसरी तरफ एक उम्मीद है, जो उम्मीद वहां से आ रही, जो डर है उनको। तो ये दो घटनाएं जो है वो बड़ी देश में हो रही, जिसपे निगाह रखनी होगी। बाकी आप देखिए कि जो इनका पैटर्न है, एक आखिरी सेंटेंस बोला, और इनका पैटर्न है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 45 वाइस चांसलर हैं जो सीधे केंद्र सरकार ने अपॉइंट किए हैं। 45, उस 45 में एक SC है, एक दलित, एक ट्राइबल है और 5 OBC है। तो मंशा बड़ी साफ है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये मनुवाद की तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और इस बड़ी योजना में काम कर रहे हैं। और दूसरा जो हम सामने देख रहे हैं वो जंतर मंतर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जंतर मंतर पर बारिश लगातार हो रही है और डटे हुए हैं वहाँ आंदोलनकारी जो पहुँचे हैं। शाम के वक्त वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, दिन में पूरा का पूरा इतनी गर्मी है, फिर भी दिन में गर्मी में भी आते हैं लोग। लेकिन सुनील शुक्ला जी, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं बहुत गंभीर चर्चा, जरा एक मिनट जल्दी से आना चाहता हूँ पहले इकरार के पास और फिर सुनील जी आपके पास आता हूँ। और हमारे साथ ही अमलेंदु जी भी जुड़ गए हैं, स्वामी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आता हूँ सबके पास। जरा इकरार, क्या अभी बारिश अभी भी हो रही है तो दिख रहा है, मंच से नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, जरा ये बताइए। जी बिल्कुल राजीव जी, मंच पर जो है आप देखिए उत्साह का माहौल है। अभिजीत दीप के खुद अब जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके बीच में हैं और लगातार जो है देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे हैं। और एक तरह से जो बारिश ये हुई है, जो मौसम में जो एकदम से परिवर्तन आया, जो गर्मी थी उसको सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ अपना देशभक्ति के जो गाने हैं उन पर जो है डांस कर रहे हैं छात्र। तो ये दिखता है, ये उत्साह दिखता है, क्योंकि अगर इतनी तेज़ एकदम बारिश हो तो छात्र जो है तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई छात्र अधिकतर छात्र जो हैं वो स्टेज के पास ही टिके हुए हैं, यानी बने हुए हैं, यानी वो लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने जिस मुद्दे के लिए आए हैं उस मुद्दे के आगे ये बारिश, आंधी या तूफान ये कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आज हमने इसके लिए यहाँ संघर्ष किया तो ये हमारे हम ना सही हमारे आगे आने वाले भाई हों या हमारे आगे आने वाले बच्चे हों, उनके लिए ये जो ये आंदोलन है वो सफल होगा। इसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं। जी राजीव जी, इधर चलते हैं जल्दी से सुनील शुक्ला जी के पास। जरा सुनील शुक्ला जी को स्क्रीन पे ले आइए और चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आप थोड़ा पानी से बच के रहिए इकरार। और सुनील जी, जरा आपसे समझना चाहता हूँ, दहशतगर्दी से लेकर यहाँ जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग मसलों पे, और उसमें भी छात्रों युवाओं की परेशानियाँ, देश में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन छात्रों युवाओं की बात जब हम कर रहे हैं, बेरोज़गारी एक बड़ा मामला है। और इसी में जो छात्र हैं 12वीं पास करने के बाद वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हैं, वैसी पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई नीट, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई UPSC करना चाहता है, IAS IFS बनना चाहता है, ऐसे अलग अलग सबके सपने हैं। और उन सपनों को अगर कहीं चकनाचूर कर दिया जाए, उसमें से कई लोग जिस ढंग से, और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि छात्रों में एक अवसाद का वातावरण भी पैदा हो जाता है। ऐसे में शिक्षा मंत्री का बयान, ऐसे में प्रधानमंत्री की चुप्पी, ऐसे में इस देश की सरकार जो कर रही है उन सबको, और वही सब लेकर यहाँ आंदोलन भी चल रहा है। आंदोलन अलग अलग मंचों से चल रहे हैं। हम लोग इसी भीषण गर्मी में अप्रैल से लेकर अभी तक लगातार कांग्रेस पार्टी के आंदोलन हम लोग देख रहे हैं। उसको न भूलें कि कांग्रेस पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में जब आंदोलन कर रही थी तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उन्हें घसीटा गया, वाटर कैनन की बौछारें हुई, और कैसे वाटर कैनन से घायल करने की कोशिश की गई थी दीपेंद्र हुड्डा को। वो तस्वीर भी हम लोगों ने देखी हैं। तो ज़रा इन सब के बीच आज की तारीख में जब युवा एकत्र हो रहे हैं कुछ अलग अलग मंचों पे, सरकार के ऊपर, जो अभी प्रशांत जी कह रहे थे, सरकार किसी दूसरी हड़बड़ी में है,
सरकार किसी दूसरी तैयारी में दिखाई देती है, उसके सामने ये चिंता नजर नहीं आती है। सुनील जी, एक बड़ा मतलब ये सवाल थोड़ा व्यापक हो सकता है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सरकार को यह चिंता कतई हरगिज नहीं दिखाई दे रही है। अब यह है कि आप बैठे हो जंतर मंतर पे बैठे रहो, राहुल गांधी जी आप कोटा में भाषण दे रहे थे, दे दीजिए, और आप जिन छात्रों को बुलाए उनको हम दहशतगर्द, उनको आतंकवादी हमने घोषित कर दिया। सुनील शुक्ला जी भाषण देंगे, सुनील शुक्ला जी यहां पर अपना विश्लेषण देंगे, ये अर्बन नक्सल हो जाएंगे। तो आखिर चल क्या रहा है सुनील जी? तो प्रधानमंत्री ने तो अपने कैबिनेट को बधाई दे ही दी। नीट की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक की और उसमें सभी कैबिनेट सदस्यों को बधाई दी कि उन्होंने बड़े मनोयोग से इस परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन कर दिया। उनको इस संवेदनाओं से क्या मतलब है? अगर जिन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, जिन बच्चों ने हताशा में आत्महत्याएं कर दी, जिनके परिवार उजड़ गया, जिन अभिभावकों के, उसके उन संवेदनाओं से कहाँ जुड़ने के लिए तैयार है? उनको वो अब विषयांतर करने के लिए उनके पास तमाम तरीके हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई, उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी बधाई दी और अन्य मंत्रियों को भी बधाई दिया और कहा कि इसी तरह से सामूहिक प्रयास से आने वाली परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो दिखावा है वो किया जाएगा। आपको वायुसेना के जहाज दिखाए जाएंगे, आपको केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मी दिखाए जाएंगे कि आपको लगे कि परीक्षा बहुत ही मनोयोग से कराया जा रहा है। ये सरकार जो इवेंट मैनेज, परीक्षा का आयोजन उसके लिए एक इवेंट है और उसने किया और आपको दिखाया। परीक्षा की शुचिता कैसे बनाई रखी जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है। आज भी सिर्फ अगर आप परीक्षा की शुचिता को बनाए रखना चाहते हैं, अगर आप युवाओं और छात्रों की जो समस्याएं हैं उनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो कोटा के विद्यार्थियों को आप दहशतगर्द नहीं कहेंगे। वो दहशतगर्द नहीं है, वो विद्यार्थी हैं जो अपना करियर बनाने के लिए अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, अपने घर परिवार से निकाल करके कोटा जैसे शहर में, चाहे किसी भी शहर में, वो अपनी पढ़ाई में लगे, अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। उनको अगर आप दहशतगर्द करते हैं तो ये पता चलता है कि आप युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। ये इसके लिए अलग से कोई बयान जारी करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल तो ये होना चाहिए कि आखिर कौन विद्यार्थी हैं जो सड़कों पे आ जा रहे हैं। ये विद्यार्थियों की विवशताएं क्या है कि वह अपनी बात कहने के लिए इस भीषण गर्मी में भी सड़कों पर उतर रहे हैं। वो कौन से कारण है जिसके कारण से विद्यार्थी जंतर मंतर पे इकट्ठे हैं? जंतर मंतर कोई बहुत आरामदायक जगह तो नहीं है, शाम को तो वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। अब जो सामान्य नागरिक सुविधाएं वो नहीं मिलती, मच्छर दुनिया भर के हैं वहाँ, गंदगी चारों तरफ फैली रहती है, लेकिन वो विद्यार्थी मौजूद हैं, खड़े हैं वहाँ। तो अगर सरकार संवेदनशील होती तो इन विद्यार्थियों से संवाद कायम करती, उनसे बात करती कि आपकी समस्याएं क्या हैं, उसका हम समाधान करेंगे। तो इन विद्यार्थियों से बात करने के लिए नहीं तैयार है, वो श्रेय लेने के लिए तैयार है। उन्होंने श्रेय ले लिया कि हमने नीट की परीक्षा को कम समय में, बहुत ही कम समय में सफलतापूर्वक आयोजन कर दिया और पूरी सरकार, कैबिनेट का मतलब पूरी सरकार इसके लिए प्रशंसा की पात्र है। उन्होंने अपनी पीठ थपथपा ली। अब उस थपथपाती हुई पीठ को यहाँ का युवा स्वीकार कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो युवा स्वीकार नहीं कर पा रहा। देश के अधिकांश राज्यों में, प्रमुख शहरों में ये लड़के आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप शिक्षा के प्रति अगर आप गंभीर नहीं हैं तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर आप परीक्षाओं की शुचिता को व्यवस्थित नहीं करते तो आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। यह बात विद्यार्थियों को समझ में आ रही है, इसलिए वो सरकार के इस पीठ थपथपाने के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सरकार के खिलाफ है और रहेंगे। राहुल गांधी ने इन विद्यार्थियों की बातों के साथ अपने आप को जोड़ा, उनकी संवेदनाओं के साथ वो खड़े हुए। तो जिस किसी भी जगह पर गए वो विद्यार्थियों का खुल के स्वागत किए। अभी वो छत्तीसगढ़ का मैं उनका वीडियो क्लिप देख रहा था, बड़े पैमाने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। क्यों किया? राहुल गांधी किसी को कुछ देने की स्थिति में तो है नहीं, लेकिन उनकी संवेदनाओं के साथ, उनकी समस्याओं के साथ अपनी संवेदनाएं जोड़ने की स्थिति में है और वो कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों के साथ भी यही है। राजस्थान में कोई कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है।
और कोटा जिम भी, कोटा में सम्मानित लोकसभा अध्यक्ष का संसदीय क्षेत्र है, वहां इतने बड़े पैमाने पर देर शाम को बच्चे इकट्ठे हुए और राहुल गांधी की बातों को उन्होंने सुना। तो यह जो बच्चों का, युवाओं का, छात्रों का सामूहिक रूप से इकट्ठा होना है, यह सरकार को बेचैन की हुई। लेकिन सरकार ये चाह रही है कि इस विषय पर चर्चा न हो, जो संभव नहीं है। आप टालने से नहीं टलने वाला है। आप अगर चाहें, आपको इन बच्चों की जो, इन युवाओं की जो समस्याएं हैं उसके प्रति आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी और उनकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा, और उसका समाधान आपके पास है नहीं जी, क्योंकि रोजगार देना आपकी प्राथमिकताओं में नहीं। अगर रोजगार देना आपकी प्राथमिकताओं में होता तो आप परीक्षाओं की सूचिता को व्यवस्थित करते, आप रोजगार के अवसर तलाशते और रोजगार के जो अवसर लोगों को मिल रहे होते हैं उनके बारे में वो समय से पूरे हो जाए, इसकी बात भी करते। यह खूब कहा जाता है कि अभी अभी केंद्र सरकार ये करने जा रही है और जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उनकी भर्ती होने जा रही है और इसके लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी की जाए। इस तरह के नारेबाजी और इस तरह की सोसेबाजी खूब है, खूब इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, जो संभव नहीं है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार को अपनी विफलताओं को स्वीकार करके जो छात्रों की मांग है उनके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। रही बात कुछ बड़ा करने की, देखिए तोड़ फोड़ से कुछ बड़ा नहीं होता। इसको तोड़ लीजिए, उसको तोड़ लीजिए, इनको बुला लीजिए, इनको भाई भानुमती के कुनबा बना करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप बड़ा करने का एक नाटक कर सकते हैं। बड़ा कुछ करने के लिए आपके पास जन समर्थन चाहिए, जो जन समर्थन आपको मिले। आप पार्टियों को तोड़ लेंगे तो यह सब हो सकता है, कुछ विधायक जुटा लें, आप कुछ सांसद अपने साथ जुड़ा लें, लेकिन उसके बिना पर आप कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे और लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, ये समस्या, ये संभव नहीं है। जो जिन चीज़ों की बात, ये परिसीमन की बात की जा रही है, परिसीमन से हो सकता है कि आप चुनाव जीतने का अपने आप उपाय करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन उस परिसीमन में भी आम आदमी का समर्थन चाहिए। क्या आम आदमी का जो समर्थन इस सरकार को पहले था, क्या वो बरकरार है? 2024 के लोकसभा के चुनाव में ही जो जन समर्थन हासिल किया था इस सरकार ने, वही बरकरार है, उसमें बिखराव नहीं है। लोग इस सरकार के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, और अगर इस सरकार के खिलाफ जो लोग अगर नहीं बोल रहे होते तो कोटा में इकट्ठे होने वाले कौन लोग हैं? ये जो जंतर मंतर पर जो विद्यार्थी इकट्ठे हैं, लगातार इकट्ठे, ये नहीं कि आते हैं और चले जाते हैं, ये लगातार वहाँ मौजूद है और इस गर्मी में भी अपनी बात को कह रहे हैं, वो खुल के कह रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप अपने अनुसार अपने चुनावी उपलब्धियों के लिए कोई तैयारी कर लीजिए, लेकिन जब तक आम आदमी उसके साथ तैयार नहीं होगा वो आप उन उपलब्धियों का हासिल नहीं कर सकते। अयोध्या की स्थिति क्या है? अयोध्या के मामले को लेकर के आप क्या कर पा रहे हैं? आप क्या बच पाएंगे उससे? जो बातें उस मंदिर के चढ़ावे में घपले की बात कही जा रही है, आपके चुप हो जाने से मामला खत्म हो जाएगा। ये संभव है। अरबों रुपए का वो मामला है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है और आप चुपचाप हैं। ये भी नहीं है कि जो वो प्रकरण हुआ है, जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, उस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार लोगों को आप दंडित करने के लिए भी तैयार हो जाए, उनकी आप पहचान कर लें, उनको कानून के हवाले कर दें, उसके लिए भी आप तैयार नहीं है। एसआईटी की बनी, उस एसआईटी ने आपको प्रारंभिक रिपोर्ट भी दे दिया, उस पर आप साफ साफ बात क्यों नहीं करते? सूत्रों के हवाले से बात क्यों कही जा रही है? ये क्यों नहीं कही जा रहा है? ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि एसआईटी ने अपने प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या क्या कहा? राम मंदिर पे चढ़ावा कोई पहली बार नहीं आ रहा। जब श्री राम की प्रतिमा टेंट में थी तब भी चढ़ावा आता था, तब भी उसकी देखभाल की जाती थी। उस समय अयोध्या का जिला प्रशासन उसके लिए, उस समय फैजाबाद जिला होता था, वो जिम्मेदार होता था। आपको एक भी आरोप नहीं सुनाई पड़ेगा उस दौर में कि कोई गड़बड़ियाँ हुई थी। क्यों? कि उस समय जो चढ़ावा चढ़ता था वो सीधे जो राज्य सरकार का कोषागार है उसके लोग उसकी गिनती करते थे और बाकायदे वो निगरानी में उसकी गिनती होती थी, निगरानी में उसको रखा जाता था। उस दौर में जब सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ऑब्जर्वेशन के लिए, सुपरविजन के लिए इस तरह की तकनीक नहीं थी, तब भी इस तरह के घपले नहीं सुनाई पड़े।
और आप लोगों के आस्था के नाम पर इतनी बड़ी धनराशि आपने इकट्ठी की, लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया अपने इष्ट के लिए, और उसमें इतना बड़ा घपला हो गया, आप चुप हो जाएंगे जी। और चुप हो जाने से बात खत्म हो जाएगी। तो चुप्पी इसका समाधान नहीं है। जो सवाल लोगों ने खड़े किए हैं उन सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा, और अगर जितना इस समय लेती जाएगी तो समय अपनी कीमत वसूलता जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी जरा आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं, फिर रामलेंदु जी आपके पास आता हूं। स्वामी जी जरा इस नज़ारे को आप देख रहे हैं, बारिश हो रही है और कोई नया नहीं है। आंदोलनकारी अगर सड़कों पे होंगे तो ये सब कुछ होगा। हम लोगों ने देखा है, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, उस वक्त भी ये सब कुछ होता था, हम लोग देखते थे। लेकिन जब एक जागरूकता की बात आती है तो क्या आपको लगता है कि इससे देश के युवाओं में वो जागरूकता पैदा हो रही है? आप कैसे देखेंगे इस देश में अब इस वक्त युवाओं के आंदोलन को? क्या ये बहुत छोटा सा एक मामला है और ये अगर यहाँ दब गया तो फिर जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है वैसे करती रहेगी? कैसे देखते हैं इसको? खुशी हो रही है इन बच्चों को देखकर, क्योंकि मुझे अपनी जवानी याद आती थी। हम कहते थे कि भाई ये जोश जो आज मैं देख रहा हूँ जंतर मंतर में, ये तो हमारे यहाँ जोश था। मैं भी जब जयप्रकाश के आंदोलन में काम करता था, अपने पैसे से हम लोग गांव-गांव जाते थे और एक लोगों को चेतना जागृत करते थे कि भाई तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए जाग जाओ। तो आज मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है। बल्कि मुझे आमिर खान की एक पिक्चर याद आ रही है, नाम तो मुझे नहीं याद है, जहाँ जो कुछ युवक हैं वो एक टेलीविजन स्टूडियो में घुस जाते हैं और वहाँ से जाके फिर वो एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो हो, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अब हमारे देश के नवयुवकों के अंदर एक नई चेतना जागृत हुई है कि तुम्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अगर चुप बैठे तो देश चुप हो जाएगा, और देश चुप हो जाएगा तो तुम्हारा भविष्य नदारद हो जाएगा। देखिए राजीव जी, हम लोग तो उस पीढ़ी के लोग हैं, जैसे आपने देखा ना कि रिले रेस के अंदर हम लोग बैटन जो है अपनी नई जनरेशन को देके आगे बढ़ जाते हैं, और नई जनरेशन का कर्तव्य होता है हमारे देश को आगे ले जाना। तो भारत के लिए ये बच्चे आज के तारीख में इनके अंदर जो मैं देख रहा हूँ तेज, और जिस प्रकार का एक पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ जहां बच्चे जुटे हुए हैं, प्रशासन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है इनको भगाने की या मारने की, वो इनकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। और अब जिस तरह से अभिनव सर भी वहां पहुंच रहे हैं, बाकी टीचर्स भी पहुंच रहे हैं, बाकी लोग भी पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी ने भी, यूथ कांग्रेस एंड एसयूआई ने भी दिल्ली चलो की पुकार लगा दी है, प्रयागराज के अंदर, पटना के अंदर, उसके बाद 40-50 जगह पे इस तरह की बातें हो रही है। तो देखिए, जो जैसे पहले हम लोग कहते थे न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, इधर से विरोध होता है, उधर से दबाव होता है, उधर से जो इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने किया है ध्यान भटकाने के लिए, इनको उसी प्रकार से ट्रीट करने का प्रयास किया है जैसे इन्होंने आज तक पिछले 12 साल में किया है। लेकिन पहली बार मैं ये दूसरी बार देख रहा हूँ, पहली बार तो नहीं, एक बार किसानों के साथ देखा था, जब किसानों ने जिद पकड़ ली थी कि हमको बैठे रहना है, नहीं उठना है। और मैंने गुरुद्वारों की इसीलिए मैं बड़ाई करता हूँ कि गुरुद्वारों ने न केवल वहां पे जो आंदोलनकारी थे उनको खाना खिलाया था, जो लोग बाकी थे उनका भी पेट भरा था। तो मैं तो यहाँ पे कहता हूँ, गुरुद्वारे वालों से निवेदन करता हूँ, और ये मंदिर वाले भी, अगर इनके पास कुछ पैसा बचा हो और सारा इन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाने में, एयर कंडीशन होटल बनाने में, ऑफिसेज बनाने में और चार्टर्ड प्लेन में न खर्च कर दिया हो, इन बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करें, इनके लिए व्यवस्था करें, ये बच्चे परेशान न हो। ये मेरी नई पीढ़ी है, ये मेरे देश का भविष्य है। और लेकिन इन देश के बच्चों से देख के लगता है कि हमारे देश की तरुणाई जो है वो जाग गई है, वो पलट गई है, वो करवट ले चुकी है। और मैं देश से ये निवेदन करता हूँ, मेरे देश को चीन और रूस जैसा देश मत बनने देना, पुतिन जैसा, शी जिनपिंग जैसा देश नहीं बनने देना। ये सत्ताधीश लोग चाहते हैं ऐसा ही देश बना देना, जहाँ पे पेपर लीक हो, जहाँ मंदिरों के अंदर चोरी हो, जहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन लेके बड़ी बड़ी खरीद फरोख्त करें और पैसा कमाएं, जहाँ पे बिहार का मुख्यमंत्री अपने आदेश पे एक बिल्कुल निहत्थे बच्चे को 27 साल के एक सामाजिक कार्यकर्ता को, जो अपनी पिस्तौल भी फेंक चुका है, उसका इनकाउंटर कर दे। इस प्रकार की गुंडागर्दी रुकना चाहिए। और इन बच्चों से मैं निवेदन करता हूं, हम केवल आशीर्वाद देने की स्थिति में है, आपके साथ खड़े होने की स्थिति में है। लड़ाई आपको लड़नी है, 50 साल पहले हमने लड़ाई लड़ी थी, अब आप लड़िए,
विजयी होइए, विजयी भाव, और ये हमारे देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कीजिए। हमारा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन हटिएगा नहीं, जुटिएगा नहीं। ये कुछ भी करें, ये देश आपके हाथ में है और इस देश का भविष्य आपके हाथ में। जी बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें बहुत ही यहाँ मौसम खुशनुमा और तस्वीरें भी उतनी ही अच्छी यहाँ से आ रही हैं और लगे हुए हैं, टिके हुए हैं, युवाओं का जोश वहाँ साफ दिखाई दे रहा है। इस प्रोग्राम के बाद एक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। इस न्यूज़ पॉइंट के बाद एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखिए। उस इंटरव्यू में आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फंडिंग कैसे होती है, फंडिंग की कहानी, एक इनसाइडर की जुबानी, जो आरएसएस का मेंबर काफ़ी समय तक, लंबे अरसे तक रहा, उसके बाद वो आरएसएस से बाहर हो गया और वो आपको बताएंगे कि आरएसएस में फंडिंग की व्यवस्था क्या है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अभी स्वामी जी जब फर्स्ट हाफ में बात कर रहे थे तो उन्होंने प्रियंक खरगे का नाम लिया था। आजकल पिछले दिनों प्रियंक खरगे ने आरएसएस से कहा है कि आप अपना अकाउंट्स बताइए, आप अपना कागज़ दिखाइए। जो कागज़ दिखाने की बात होती है, कागज़ दिखाइए, ये कहें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रशांत टंडन जी ने इंटरव्यू लिया है, भंवर मेघवंशी जो इनसाइडर हैं उनका, और ज़रूर आप इस इंटरव्यू को देखिएगा। इस चर्चा के बाद 2 पार्ट में इंटरव्यू है। पहला पार्ट छोटा सा इंटरव्यू, बहुत बड़ा नहीं है, आधे घंटे में इंटरव्यू सिमट जाएगा, इसलिए आपका ज़्यादा समय भी हम नहीं लेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम के तुरंत बाद वो ज़रूर देखिए। इनसाइडर ऑफ आरएसएस ये बता रहे हैं कि कैसे फंडिंग होती है। ये बहुत ज़रूरी है ये देखना। आरएसएस पर लगातार राहुल गांधी हमलावर रहते हैं और राहुल गांधी आखिर क्यों हमलावर रहते हैं उससे आपको समझ में आएगा। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के कई नेता, और लगातार इस पर चर्चा होती रही है। इस कार्यक्रम के बाद आप देखिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, आज आप भी वहां थे, जंतर मंतर पे थे आप भी। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं मामला। बात मैं सिर्फ जंतर मंतर की नहीं कर रहा हूं, बात सीधा सीधा सिंपल जो यही है कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। 3-4 गुत्थियां उलझी हुई हैं, सुलझी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी यानी बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा सांसदों को तोड़ के ले आओ। एक ये कोशिश है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं राष्ट्रपति जी से और ये सुगबुगाहट है कि अब मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। ये सुगबुगाहट भी है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो राहुल गांधी कर रहे हैं, सड़कों पे दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, तस्वीर हम लोगों के साथ इसी स्क्रीन पे है, जंतर मंतर पे जो हो रहा है। लेकिन सारे डॉट्स अलग अलग हैं, जरा इसको मिलाने की कोशिश करें, क्या तस्वीर बनती है अमलेंदु जी? राजीव जी, सब तस्वीर मिलाइए तो तस्वीर यही बनती है कि सरकार जो है वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में दिखाई पड़ती है। और आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ, जो आप कह रहे थे कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा करने की जुगत होगी। अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो एक अलग का मसला है, लेकिन तैयारियां कुछ बड़ा करने की ही हैं। अब वो आरक्षण खत्म करने की हैं कि वो राष्ट्रपति शासन लागू करने की हैं, या वो संविधान संशोधन करने की हैं, या वो हिंदू राष्ट्र बनाने की हैं, जो भी तैयारियां हों वो कुछ करने की हैं। मैंने पहले भी कहा राजीव जी कि आरएसएस का जो 100वां साल चल रहा है, तो कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं मोदी जी अब जल्दी से आरएसएस को। दशहरा आने वाला है तो उससे पहले गिफ्ट देना है, तो गिफ्ट वो संसद का जो मानसून सत्र होगा उसी में दिया जा सकता है कि भाई देखिए आपका जो है स्थापना दिवस आया तो गुरु दक्षिणा के तौर पर हमने आरएसएस को भेंट कर दिया। क्योंकि मोदी जी प्रधान स्वयंसेवक हैं, तो कह चुके हैं लाल किले की प्राचीर से कि वो प्रधान स्वयंसेवक हैं। तो वो राष्ट्र प्रधानमंत्री तो है नहीं, तो प्रधान स्वयंसेवक हैं, तो वो अपना जो कर्जा है वो उतार रहे हैं गुरु दक्षिणा के तौर पे। मोहन भागवत जी को क्या देंगे क्या नहीं देंगे, वो उसी सब तैयारियां चल रही हैं। ये जो राजीव जी सब तोड़फोड़ चल रही है, ये सिर्फ तोड़फोड़ जो है वो सिर्फ 272 पार करने की नहीं है। 272 तो वैसे भी पार हो जाता, छोटे मोटे दलों को ही आप साथ कर लेते तो भी पार हो जाता। अब अगर आप विलय करा रहे हैं एनसीपीआई में तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों का, तो छोटी छोटी पार्टियों के 1-1, 2-2 वाले उन सबका भी आप बीजेपी में विलय करा देते, कौन रोकने वाला है? जिसका एक सांसद है उसका विलय अगर बीजेपी में हो जाएगा तो 100% विलय हो जाएगा, कहाँ कुछ बचेगा। तो आप कर सकते थे, लेकिन अगर इतनी आप हड़बड़ी में हैं
कि आपको सब कुछ चाहिए, संसद के मानसून सत्र से पहले ही 2/3 बहुमत चाहिए, तो राजीव जी कुछ ना कुछ बड़ा तो उनको करना ही। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री शायद ये सोच रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि अगर हम वो कुछ बड़ा कर लेंगे तो ये मुद्दे जो है ये सब छोटे उसके सामने साबित हो जाएंगे। और राजीव जी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी उस्ताद है। देश के अंदर कुछ भी बड़ी से बड़ी चीज चल रही हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा करके ले आते हैं कि सारा देश जो पिछली बात को भूल जाता है। जो आंदोलन चल रहे होते हैं वो बड़ा हो जाता है। शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, मालूम पड़ा कि कोरोना आ गया, केजरीवाल साहब मिल गए मदद करने के लिए, सबसे पहले उन्होंने फतवा जारी कर दिया और उसके बाद फिर आप देखिए कैसे कि शाहीन बाग से आंदोलन उखड़ा, पूरे देश में से उखड़ गया इस तरीके से। तो अब इसके लिए भी वो मतलब आजमाया हुआ नुस्खा है उनके पास, तो नुस्खा आजमाया जाएगा कि अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो ठीक है अभी एक मसले पर चल रहा है, लेकिन हम इतना बड़ा मसला सामने लेकर आ जाएंगे कि आप छोटे मसले को भूल जाएंगे, तो आप बड़े मसले की तरफ दौड़ेंगे। तो इसमें प्रधानमंत्री माहिर है, भारतीय जनता पार्टी इसमें राजीव जी माहिर है। जब 370 हटाई गई थी उस समय भी राजीव जी यही हुआ था कि अचानक से मालूम पड़ा कि जम्मू कश्मीर में जो गए हुए हैं घूमने के लिए सैलानी, सबको कहा गया कि आप तुरंत वापस लौटिए। सारे होटल खाली करवाए जाने लगे, गाड़ियां जो जा रही थी रास्ते में टूरिस्ट की सबको वापस किया जाने लगा। एकदम से मालूम पड़ा कि 5 लाख 7 लाख जो है वहाँ फौज लगा दी गई और मालूम पड़ा कि उनको जो करना था कर लिया। तो ये जो तैयारियां राजीव जी दिख रही हैं असल में, वो तैयारियां कुछ इसी तरीके की दिख रही हैं कि कुछ इनको बड़ा करना है जो वो आरएसएस को गुरु दक्षिणा के तौर पर नरेंद्र मोदी पेश कर सकें, ऐसा शायद दिखाई पड़ता है। अब ये किसके लिए है, आरएसएस के लिए है कि राष्ट्रीय सेठ के लिए है, ये तो जब सामने आएगा तब मालूम पड़ेगा राजीव जी। होता ये है कि संसद का सत्र शुरू होता है, उससे पहले जो कार्यसूची आती है उसमें चीजें कुछ और होती हैं और अचानक से मालूम पड़ता है कि सुबह ही सांसद जब पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आपके टेबलेट पे 3 बिल आ गए हैं, उनको देख लीजिए, आज इस पर चर्चा होनी है, उनको पास कराया जाना। अब सांसद जो टेबलेट अपना ढूंढते रहते हैं और इंटरनेट ढूंढते रहते हैं कहाँ वो बिल पड़े हुए हैं, और मालूम पड़ता है कि चर्चा उसमें शुरू हो गई, ऊपर बिल पास हो गए। इस तरीके से किया जाता है। तो ये कुछ ना कुछ करने का है, लेकिन इसके बावजूद राजीव जी लगता यह है कि अगर कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं मोदी जी, तो जो बड़ा हो रहा है वो देश के अंदर छात्रों और युवाओं का गुस्सा है। अब मोदी जी इस गुस्से को पाटने के लिए कितना बड़ा कर सकते हैं, ये मोदी जी के ऊपर निर्भर करेगा राजीव जी। बिल्कुल। जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आऊं, लेकिन जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूं। इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बारिश खत्म हो गई है शायद इकरार, और माहौल क्या है वहां पे? अमूमन क्या कल जितनी भीड़ थी उतनी है या कल से ज्यादा भीड़ है बारिश के बावजूद? राजीव जी देखिए, जैसा इस आंदोलन की हम शुरू से इस बात को लेकर रोज़ हम चर्चा करते हैं कि जैसे जैसे शाम का वक्त होता है, यानी 2 बजे के बाद का 3 बजे 4 बजे के आसपास जब ये वक्त होता है तो भीड़ जो है वो बढ़ने लगती है यहाँ पर। अब जो ये भीड़ है, एक तो जो परमानेंट जो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो पिछले 5 दिन से लगातार टिके हैं वो तो लोग हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी नोट कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और नए लोग यहाँ इस प्रोटेस्ट से जुड़ रहे हैं। आज जैसे बस मार्शल आकर जुड़े, जो कि करीब 10,000 से ज़्यादा बस मार्शलों का एक दिल्ली में बहुत गर्म मुद्दा है, क्योंकि जिस समय दिल्ली में चुनाव चल रहे थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो अभी दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, वो खुद उनके बीच गए थे और उनसे ये कहा था कि भाई आप हमें वोट कीजिए और हम वोट होने के बाद जो भी आप करीब 11,000 के आसपास जितने भी बस मार्शल्स और तमाम जो मार्शल्स लगे हुए थे उनको पक्का करेंगे। लेकिन सरकार भी बन गई, सरकार को बने करीब 1.5 साल भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कान पे जू नहीं रेंग रही। तमाम जो है वो बार जो है दिल्ली सरकार में मंत्रियों से और वो मिल चुके हैं, लेकिन तो बीजेपी का साफ तौर पर ये काम है कि वोट ले लेना है। वोट लेने के बाद में जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे उनको पूरे नहीं करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे दिल्ली में अब तोड़फोड़ का मामला ले लीजिए, जिस समय दिल्ली में चुनाव चल रहे थे उस समय लगातार बीजेपी के नेता जाके झुग्गी प्रवास कर रहे थे, झुग्गियों में जाकर रह रहे थे। तो उस समय जो अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा भी था कि ये आपकी झुग्गी में आ रहे हैं, इन्हें आने मत दीजिए, इन्हें भगाइए, क्योंकि ये आपकी झुग्गी का फिर पूरी डिटेल लेकर जाएंगे और चुनाव के बाद तोड़ेंगे। तो ठीक वैसा ही हुआ। लगातार दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई है वो चल रही है। चाहे आप वीवीआईपी इलाका जो प्रधानमंत्री आवास है उसके आसपास जो तमाम जो झुग्गियाँ जो कि आज़ादी के समय से 30-40 साल से 50 सालों से वहाँ लोग रह रहे हैं, उनकी झुग्गियों को भी बिना कोई उनकी अल्टरनेटिव व्यवस्था किए ढहाया जा रहा है। नोटिस तक नहीं दिया जा रहा राजीव जी, ये हो रहा है। तो यही सब लोग आज जो बीजेपी सरकार से जो त्रस्त है वो लगातार
जंतर मंतर पर जुट रहे हैं। ना सिर्फ ये अब ये छात्रों का आंदोलन रहा है, छात्रों के साथ साथ तमाम जो लोग हैं जिनकी अपनी समस्याएं, जो सरकार से के खिलाफ जो कई दिन से संघर्ष कर रहे हैं, उस तरीके के लोग यहाँ आए। अभी हमने जब हम लाइव कर रहे थे, एक बाबा जो कि मध्य प्रदेश से आए हैं, लगातार अगर आप उनका वीडियो में सुनेंगे तो सरकार के खिलाफ उन्होंने किस तरीके से उन्होंने जो बातें कही कि हमने जो बीजेपी को वोट देकर सिर्फ इसलिए जिताया था कि जो है व्यवस्था सुधरेंगी, लेकिन आज ना तो बीजेपी सुनने के लिए तैयार है, हम जैसे भगवाधारी लोगों की बातें भी नहीं सुन रही है, और राम मंदिर में चंदा चोरी की बातें हो रही है, या मध्य प्रदेश में तमाम तरीके के भ्रष्टाचार की बात हो रही है। तो अब ये आंदोलन है वो एक अलग ही जो रूप लेता दिख रहा है। जिस समय राजीव जी आप आए थे उस समय जितनी भीड़ थी उससे लगभग ज़्यादा भीड़ थी, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से बहुत तेज़ आंधी आई थी और बहुत तेज़ बारिश आई थी। लेकिन इस बारिश में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हौसला जो है इनका वो लगातार जो है वो बना हुआ है। अभी भी देखिए किस तरीके के ये लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान, अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे तो आपको सुनना पड़ेगा। आप जो मन की बात करते हैं, आप मन की बात मत करिए, आप छात्रों की बात करिए आप, क्योंकि तमाम जो इस मन से जो शिक्षक आए थे उन्होंने भी एक ही बात कही कि जिस देश में जो छात्र हैं अगर उनकी बात नहीं होगी तो उस देश में किसकी बात होगी, क्योंकि वही वो छात्र हैं जो देश का भविष्य हैं। अगर वो सड़कों पर बैठे रहेंगे तो किस तरह से देश का भविष्य संवरेगा। तो लगातार इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो आंदोलन में अब ना सिर्फ ये जो नीट के पेपर लीक से जो ये आंदोलन शुरू हुआ था वो अब यूपीएससी के में हुई परेशानी को लेकर या तमाम तरीके के जो अन्य राज्यों में जो पेपर लीक के जो मामले हैं उनको लेकर लगातार ये छात्रों का आना लगातार जारी है। हमने जो कुछ लोग यहाँ जो कुछ केले बांट रहे थे, कुछ बिस्किट बांट रहे थे, बल्कि एक जो सिख समुदाय से एक पति पत्नी थे वो बर्गर बांट रहे थे यहाँ पर। तो अब वो बर्गर की फुटेज चलेगी तो ये कहा जाएगा कि प्रदर्शनकारी जो है, जैसे शाहीन बाग में बिरयानी चल रही थी वैसे यहाँ पे बर्गर चल रहा है, वो भी बर्गर किंग, मतलब एक नामी कंपनी का बर्गर। तो हमने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ आए हैं तो आप लोग कहाँ से ये सब बर्गर ये सब लेकर आए? तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग यहाँ आए, हमने देखा कि हमारे भाई यहाँ धरने पर बैठे हैं और आज भले ही हमारे बच्चे नहीं हैं लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चे जब होंगे तो ये समस्या हमारे लिए भी है, तो हम इन्हें सपोर्ट करने के लिए आए। वहीं एक छात्र जो है, बल्कि छात्र क्या, एक युवक नौकरी करता है, वो अपने पैसे बचा के बिस्किट्स के बहुत सारा एक कार्टून लेकर आया और लगातार वो लोगों को बांट रहा था। उसने इतनी बड़ी बात कही कि अगर यही बिस्किट्स में किसी रैली में बांट रहा होता या प्रधानमंत्री जी की रैली या किसी रैली तो इसमें लूट मच जाती, लेकिन यहाँ इतने सभ्य लोग आए हैं कि उनके हाथों में जाकर हमें देना पड़ रहा है। राजीव जी आप जब खुद मौजूद थे, अमलेंदु जी भी थे, आपने खुद देखा केले लेकर एक शख्स हमारे पास आया पूछने के लिए कि आप लेंगे। तो इस तरीके का जो यहाँ इस प्रदर्शन में जो माहौल है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रदर्शन अब जो है वो एक अलग ही लेवल पर जा रहा है। छात्र लगातार जो किस तरीके के अब डपली बजा रहे हैं, जो आइसा का जो अंदाज होता है, जो लेफ्ट विंग की जितने भी छात्र संघ है उनका होता है। KVH जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र संगठन, उन्होंने तमाम जो पोस्टर्स हैं वो पोस्टर के माध्यम से सरकार के ऊपर निशाना साधा। यानी लगातार जो है ना सिर्फ छात्र बल्कि पेरेंट्स हो गए या और लोग हैं, उनका आना यहाँ पर बरकरार चालू है। अब जैसे जैसे रात होती, अभी कुछ देर पहले दीपिका ने कहा कि मुझे आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए कहीं जाना है, आप लोग मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे। तो सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, आप जब तक रहेंगे हम आपके साथ रहेंगे, चाहे आप आधे घंटे में आइए 1 घंटे में आइए। तो यानी ये स्तर है इस प्रदर्शन का। जो लोग भले ही तमाम तरीके की बातें करते हैं कि भीड़ नहीं जुट रही है या उस तरीके की बातें, क्योंकि दोपहर का वक्त है, दोपहर के समय में भीड़ बहुत कम होती है। और राजीव जी आपने तो कई सारे आंदोलन जो है वो कवर किए हैं, आपने देखा होगा कि असली आंदोलन वही होता है जिसमें शाम के टाइम जो भीड़ बढ़ती है, क्योंकि तमाम कामकाजी लोग हैं जो अपने जॉब्स पे जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, उसके बाद जब वो फ्री होते हैं तो वो ना सिर्फ यहाँ आ रहे हैं बल्कि अपने साथ टिफिन या कुछ भी ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो आपस में बांटते हैं। तो ये जो माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है वो एक अलग ही तरह का राजीव जी माहौल है। ये अगर हम किसी पॉलिटिकल धरने से करें तो बिल्कुल अलग है। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये सब परिवार हो गया है, सब एक दूसरे के बारे में जान गए हैं, सब एक दूसरे की परेशानी के साथ दुखी हैं। तो यही इस आंदोलन की जो है वो खूबसूरती है, वो निकल कर आ रही है। बिल्कुल, हमारे साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इकरार, इस चर्चा में बने रहने के लिए। दोबारा इस पे हम और बात करेंगे। आना चाहता हूँ जल्दी से इधर कमेंट
प्रशांत जी सुन रहे थे, आप भी गए थे आज आप, और एक दूसरी तस्वीर स्क्रीन पे चल रही है, राहुल गांधी कोटा की तस्वीर। ये देखिए जो अभी 17 जून को राहुल गांधी ने किया था, और इधर ये तस्वीर है। अभी आप सुन रहे थे इकरार को भी, जो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। आपका कमेंट। जी देखिए राजीव जी, वहाँ आज मैं दिन में कोई 2-2.5 घंटे था और बहुत सी मुद्दों पर बात हुई छात्रों से। और जो मुझे तो मुंबई से आए हुए एक शिक्षक मिले जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं मुंबई में, अपने खर्चे से आए हैं। मुझे कर्नाटक से आए हुए लोग मिले। तमाम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं धीमे धीमे, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा इसको क्रश कर देना। और ये सेंटीमेंट बढ़ रहा है रोज। आप ये सोचिए कि वहाँ पे कितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि इकरार बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी भी तो बातें जा रही ना आगे। वहाँ तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ये कोचिंग वाले टीचर्स आए आज, इनके लाखों लाखों फॉलोअर्स होते हैं, तो ये बातें तो वहाँ जा रही हैं। देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि देश में दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा चल रही रेजिस्टेंस की धारा, जिसकी बात राहुल गांधी कर चुके हैं, पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, जिनको कहा जाता है स्ट्रीट फाइटर, लगभग सरेंडर कर चुके। शिवसेना जो बहुत ताकतवर पार्टी मानी जाती थी, मैं मुंबई में रह चुका हूँ 6 साल, कोई हिम्मत नहीं करता था शिवसेना से उलझने की। और आज शिवसेना की स्थिति ये हो गई कि वो स्पीकर ओम बिरला से मिल रहे हैं। आप मिले, आप बिल्कुल कानूनी जो कागज का पेट भरना है, पेट भरे कागज का, लेकिन उस पर अगर आश्रित हैं, निर्भर हैं आप, तो 10वीं क्लास का बच्चा भी कोई बता सकता है कि ओम बिरला इस मामले में क्या फैसला करेंगे। तो ये तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना लगभग आप सोचिए कि सरेंडर कर चुके हैं। इनके तो दूसरी बार उनकी पार्टी टूट गई और वो बयान दे रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रही राहुल गांधी कह रहे थे कि आपके पुराने टूल्स, तरीके काम करना बंद कर चुके हैं। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को अब जो पूरा माहौल बन चुका है, जो जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं, और जो राहुल गांधी को रिस्पांस मिल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा वो कर चुके हैं, अब एक राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी कांग्रेस को करना शुरू कर देनी चाहिए। और वो राष्ट्रीय आंदोलन वही है, पॉलिटिक्स ऑफ डिसेंट। इसके कई स्टेजेस हैं जो हम लोगों ने पॉडकास्ट में उसको स्टेप बाय स्टेप बात की है उस पर। अब उस पर राहुल गांधी को, कांग्रेस को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के दिमाग में कुछ चल रहा है, और वो क्या चल रहा है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चल जरूर रहा है। जी जल्दी से एक कमेंट प्रेम कुमार जी। कांग्रेस पार्टी, प्रेम कुमार जी एक इन्फॉर्मेशन, कांग्रेस पार्टी जो है ये पूरे नेशन वाइड स्टूडेंट कैंपेन लॉन्च कर रही है कल 25 तारीख को 11:30 बजे, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, और गौरव गोगोई रहेंगे उसमें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गौरव गोगोई, आप जानते हैं। और यहाँ से ये लॉन्च होगा और 9 अगस्त तक चलना है। तो ये भी स्टूडेंट्स का और छात्रों की गूंज इस मूवमेंट का नाम है, छात्रों की गूंज, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी कर चुके हैं कोटा से। अब दिल्ली चलो के नारे के साथ इसकी शुरुआत हो रही है, और ये पूरे देश भर में, नेशन वाइड इसको, और चूंकि ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं और एक मूवमेंट पूरा दिखाई दे रहा है छात्रों का, इसीलिए अब कैसे देखा जाए युवाओं के इस मैं जंतर मंतर की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, युवा जो एकजुट हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, उसको कैसे देखा जाए। इसका आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सबकी अपेक्षा थी राहुल गांधी से भी, कांग्रेस से,
तो उस समय उन्होंने कैसे किसान आंदोलन का समर्थन किया था उसको ध्यान दीजिए। वो उस समय संसद में राहुल गांधी ने आवाज उठाई थी, किसान के नेता राहुल गांधी से मिले थे कि संसद में आवाज उठाइए, ट्रैक्टर लेकर के राहुल गांधी पहुंचे थे संसद में। ये सब बहुत सारी घटनाएं टुकड़ों में हुई थी और किसानों के आंदोलन को उन्होंने एक मुखर आवाज दी थी। और मैं इसलिए इस बात को याद कर रहा हूं कि आज भी जो जंतर मंतर पर चल रहा है वो छात्रों का आंदोलन है। इस आंदोलन के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो इस आंदोलन के इर्द गिर्द पूरे देश में उसको व्यापक बना रहे हैं। अभी जो कल से जिस आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी कर रही, शुरुआत नहीं, उसका अगला दूसरा पेज है, तो उसमें जितने बड़े नेता हैं, कन्हैया कुमार, सुप्रिया श्रीनेत और अलग अलग जितने भी नेता हैं, पवन खेड़ा, सबको अलग अलग स्टेट में जिम्मेदारी दी गई है कि आप वहां जाइए, आप वहां जाइए, आप वहां जाइए। और पूरे देश में छात्रों को वो छात्रों की गूंज जो है उसको और मुखरता और बड़ी आवाज के रूप में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जाहिर बात है कि ये जो आंदोलन राहुल गांधी कर रहे हैं, ये आंदोलन उस जंतर मंतर पर चल रहे उससे डिफरेंट नहीं है। दोनों प्रतिरोध हैं, वो भी एक किस्म का प्रतिरोध है और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो भी प्रतिरोध है। इन दोनों के प्रतिरोध का यूनियन जो होगा, समन्वय जिसको बोलते हैं, सम्मेलन जिसको बोलते हैं, वो है छात्रों की गूंज के रूप में होगा। और जाहिर बात है कि जब राहुल गांधी ने चाहे मणिपुर का सवाल उठाया हो, मणिपुर की सवाल को भी राहुल गांधी ने संसद में उठाया, अविश्वास प्रस्ताव ला करके सारे विपक्षी दलों को इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए विवश किया कि वो मणिपुर पर बोले, तो वो भी एक जीत थी। और किसान आंदोलन में भी एक जीत मिली थी जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे। तो अभी के भी आंदोलन में हमें लगता है कि उसी दिशा में बढ़ा जा रहा है कि न्यूनतम आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो देना होगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फाइनल गोल नहीं है। फाइनल गोल है प्रतिरोध, गलत का विरोध। तो प्रतिरोध को विकसित करने की जो फिजा तैयार हो रही है, और जो अभी थोड़ी देर पहले आप सब बात कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो बड़ा जो होने वाला है जिसकी तैयारी की जा रही है, उनकी रणनीति होगी कि उस बड़ा के सामने इस बड़े को कैसे दबाया जाए। लेकिन हमें लगता है कि ये प्रतिरोध ही अपने आप में इतना बड़ा हो गया है कि कोई अनर्गल अगर बड़ा करने की कोशिश होगी तो उसका प्रतिकार इसी प्रतिरोध के अम्ब्रेला में होगा। जी 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 बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास, और फिर इसके तुरंत बाद एक शानदार इंटरव्यू देखिए और उस इंटरव्यू में ये जानिए, ये समझने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर आरएसएस के अंदर फंडिंग कैसे होती है। कागज दिखाओ पूछा गया है अगर कांग्रेस की तरफ से, तो वो कागज आरएसएस क्यों नहीं दिखाता है, समझेंगे उसको तुरंत इसके बाद। सुनील शुक्ला जी क्लोजिंग। छात्रों का आंदोलन है, ये छात्र तो आंदोलित हैं, उसको केवल जो चैनलाइज किया है कांग्रेस के संगठनों ने या विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने, विपक्षी दलों ने, वह बहुत मुखर है। इसको आप समेट नहीं सकते हैं, केवल मैंने कोरे आश्वासनों से इसको आप समेट नहीं सकते। और जहाँ कहीं भी राजनीतिक दल खड़े हो रहे हैं, छात्र वहाँ उनके पीछे खड़े हैं। यहाँ तक कि स्वतः स्फूर्त, मतलब ये आंदोलन तो शुरू हुआ खुद बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के। मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ विद्यार्थियों का प्रदर्शन देखा है, आज भी आंदोलित हो जाते हैं वो। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षक भर्ती को लेकर के विद्यार्थी आंदोलित हैं, सड़कों पर निकल पड़ते हैं वो, और उसके पीछे केवल उनका अपना जो संगठन है वो काम करता है। लेकिन जब इन संगठनों को एक बड़ा राजनीतिक मंच मिल जाता है, एक बड़ी पहचान मिल जाती है, तो ये और गंभीर होता चला जाता है। और कोई भी जो कोई भी अवसर दे रहा है, जो कोई भी इनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, विद्यार्थी वहाँ इकट्ठे हैं, मौजूद हैं वो, और सरकार के या सरकार समर्थक लोगों के तमाम प्रयासों के बावजूद
उसमें कोई बिखराव या टूट फूट की स्थिति भी नहीं दिखाई पड़ती, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने इन विद्यार्थियों की आवाज को बहुत ही मतलब कंसोलिडेट कर दिया और उस आवाज को बहुत बुलंद कर दिया, इसलिए भी उनके पीछे विद्यार्थी खड़ा है। उनको लगता है कि इससे कोई किसी जगह पर राहुल गांधी उनको छोड़ के चले नहीं जाएंगे, यह उनका विश्वास है उनके साथ। वो किसी तरह का इस मुद्दे को लेकर के कोई समझौता नहीं कर लेंगे सरकार से। जो युवाओं की बात है उस बात को लगातार कहते रहेंगे। ये जो विश्वास की स्थिति है वह राहुल गांधी की पूंजी है और इस आंदोलन की ताकत है। तो मेरा अपना मानना यह है कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, अभी जितने लोग कोटा में आए हैं, मैं कई छात्र संगठनों से बात कर रहा था इलाहाबाद में भी, जबरदस्त उत्साह है। उनको लगता है कि कम से कम एक बड़ा चेहरा हमारे उनके मुद्दों के साथ जुड़ेगा और उनकी आवाज़ को एक बड़ी पहचान मिलेगी, ये है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार नहीं चाहेगी, सरकार के कई हथकंडे हैं, वह इस आंदोलन को कमजोर करने का हर संभव प्रयास करेगी और इसके विकल्प के रूप में या इसके पैरेलल वह कुछ नई पहचान के साथ या नए संगठन के साथ एक अलग तरह का मंच बनाने का प्रयास करेगी। मुझे लगता है कि सही मंच और सरकार के द्वारा क्रिएट किए गए मंच, दोनों की पहचान युवाओं को है, वह इस झांसे में फंसने वाला नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, प्रशांत जी और अमलेंदु जी साथ में जुड़े थे, प्रोफेसर खिलस्वामी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत गंभीर चर्चा और देश के युवा जो हैं वो किस